हेलो, आई एम प्रीति प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। और आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9th के साइंस का फिजिक्स लेसन 7 यानी कि मोशन पढ़ाऊंगी। चलिए, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको मोशन पढ़ाया था, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए वो अपनी जर्नी ऑरिजिन यानी डिफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करता है वो जर्नी, और उसमें उसकी जो पोजीशन है ए, बी और सी, डिफरेंट टाइम पे उसके अलग अलग पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, ए, बी, सी। ओके, और इसमें जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ओ से, और सी बी से होते हुए वो ए पर पहुंचता है, वापस उसी पाथ से होते हुए बी से होते हुए वो सी पर जाकर स्टॉप कर जाता है। तो इस जर्नी में, टोटल जर्नी में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टेंस। ये जो यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट किया, रेफरेंस पॉइंट से होते हुए ए पॉइंट पर पहुँचा, सी बी से होते हुए ए पॉइंट पर पहुँचा, फिर वापस वो बी से होते हुए सी पर पहुँचा, ये टोटल पाथ लेंथ जो उसने कवर किया, ये क्या हुई उसकी डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट की क्या हुई डिस्टेंस। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। तो ओ ए कितना हुआ, ओ ए कितना है 40 किलोमीटर। ओके, तो 40 किलोमीटर, ए सी, ये टोटल यहाँ से यहाँ के पाथ लेंथ कितनी है उसकी 30 किलोमीटर। देन 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर विल बी 70 किलोमीटर। इसमें सिर्फ देख रहे हो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो डिस्टेंस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ये यहाँ से ऑरिजिन से स्टार्ट हुई है ऑब्जेक्ट, यहाँ तक पहुँची फाइनल पोजीशन, यहाँ उसकी ए पे हुई थी, वापस ए से होते हुए बी से होते हुए सी पे पहुँची, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हुई, और ये सी क्या हुई उसकी फाइनल पोजीशन हुई। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट इसकी जो पाथ लेंथ है वो उसकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन जैसा मैंने कहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होते हैं, जो मेजरमेंट होते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मेजरमेंट को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसमें एक और कंडीशन भी है कि डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके जो डिस्टेंस जितना उसने कवर किया उससे या तो वो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी, उससे ग्रेटर कभी नहीं होगी, उससे अधिक कभी नहीं होगी। जैसे केस 1 पर कंसीडर करें, फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो फिक्स पॉइंट ओ से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, और वो ए पोजीशन तक पहुंचती है। ओके, पॉइंट ए पोजीशन तक पहुंचती है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये डिफरेंस पॉइंट ऑरिजिन तो हमेशा फिक्स होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। और ये फाइनल पोजीशन इसकी क्या हुई, ए पॉइंट पे पहुंची, ए पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है 40 किलोमीटर। सो इसकी डिस्टेंस क्या हुई, टोटल पाथ लेंथ क्या है इसकी ओ ए, यानी डिस्टेंस क्या हुई इसकी 40 किलोमीटर, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकाले, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगी फ्रॉम ओ टू ए। इसकी इनिशियल पोजिशन क्योंकि ऑरिजिन है, रेस्ट पॉइंट पे है, तो इसकी वैल्यू है 0 किलोमीटर, मीन्स 0 ही नॉट करेंगे वैल्यू कोई, और इसकी जो फाइनल पोजीशन है ए पोजीशन पे वो है 40 किलोमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स 40 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 0। तो 40 में से 0 माइनस करो, क्या आएगा 40 किलोमीटर, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसके डायरेक्शन के साथ साथ हम मैग्नीट्यूड जो है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जैसा आपने देखा कि ये इसकी डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से क्या होती है, छोटी या फिर इक्वल। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल कंडीशन पे है। तो चलो केस 2 पे भी कंसिडर करते हैं, देखते हैं वो कैसे उससे छोटी होती है। ओके, केस 2 पे कंसिडर करते हैं, ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ओ टू ए कितना है 40 किलोमीटर। ओके, 40 किलोमीटर प्लस बैक टू बी, ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है
20 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर कितना हुआ? 60 किलोमीटर। तो इसके डिस्टेंस क्या है? 60 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर। इस केस में क्या देख रहे हैं? 20 किलोमीटर है। दैट मीन्स जब वो मोशन O टू A एंड बैक टू B पोजीशन पे आ जाती है तो इसमें क्या होता है? इसके वैल्यू दोनों सेम नहीं होते हैं। इसमें डिस्टेंस क्या होता है? 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस के या तो डिस्टेंस से छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम है। ओके, नाउ केस 3 पे कंसीडर करते हैं। ओके, केस 3 पे कंसीडर करें। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे बी 0 बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट 0। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसके जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, बट जो उसके डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने जितना कवर किया है वो 0 नहीं होगी। जैसे इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बैक टू O, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है A से होके वापस वो A से होकर O पर पहुंचती है तो ये क्या होगी? इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे जाकर कंसाइड हो गई तो क्या हो जाएगी? इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है नहीं, कोई शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो है नहीं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसकी हो जाएंगी 0। बट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस OA विच इज़ 40 किलोमीटर, देन AO which is also 40 किलोमीटर। दैट मीन्स 40 प्लस 40 80 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या है इसके? 80 किलोमीटर। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो कभी केस 3 में 0 हो गए और इसके जो डिस्टेंस है वो उसके वैल्यू आई, इसके मतलब वो 80 किलोमीटर, वो 0 के बराबर नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू आई जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी 80 किलोमीटर है। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या करते हैं हम लोग? उसको एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंथ क्या होती है? वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसको ये एरो के इस लेंथ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस एरो की जो एरो हेड होती है वो उसकी हमेशा डायरेक्शन बताती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताती है। बट ये जो है हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है इसको हमेशा एरो हेड से बताते हैं, ताकि इसका क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट वो बताएगा, और इसकी जो लेंथ है हमेशा उस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो किसी स्ट्रेट लाइन पे सपोज करो कि उसकी किसी बॉडी की जो पोजीशन है, अगर वो इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में होगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसकी पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे x2 है, ये क्या है? ओरिजिन, ये लेफ्ट राइट साइड में है इनिशियल पोजीशन, और ये है क्या है? फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में है, तो x2 माइनस x1 तो क्या हुआ? 2 माइनस 1 क्या हो गया? -1 प्लस इसका वैल्यू क्या आया? +3, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव आया। और ये सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर उसका जो इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे तो अगर ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से अगर लेफ्ट साइड में होगा तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यहाँ देखो फाइनल पोजीशन क्या है? नेगेटिव साइड में है और इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव साइड में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट करो, x2 पे तुम्हारा क्या आएगा? -1 और ये x1 ये क्या है? +2। वैल्यूज़ को पुट करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 -1 क्या आएगा? -3। तो इसका रिजल्ट क्या आया इसका? -3। तो ये देख रहे हो कि जब भी इन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के अगर राइट साइड में होगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड हमेशा इसका निगेटिव आएगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर मान लो कोई कार 0 सेकेंड से स्टार्ट होती है, ओके, और ये फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर, फिर थर्ड सेकेंड में 30 मीटर, फोर्थ सेकेंड में 40 मीटर, यानी आप देख रहे हो कि वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में वो कंप्लीट कर रही है। यानी इसके समय अंतराल भी एक बराबर है और तय की गई दूरी भी एक समान है, यानी कि 10-10 मीटर की दूरी, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये कार आगे बढ़ रही है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और इसके जो समय अंतराल है यानी टाइम इंटरवल जो है, ये जो टाइम इंटरवल है
ये जो मैंने टी लिखना छूट गया था, ओके, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, इसकी समय अंतराल है वो छोटी होनी चाहिए। सो ये जो है क्या कहलाएगी, एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। इस गति में क्या होता है कि इसके जो टाइम इंटरवल है वो सेम होते हैं, लेकिन जो तय की गई दूरी होती है वो एक समान नहीं होती, वो असमान होती है। यानी द ऑब्जेक्ट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कोई ट्रेन है, वो अब रेलवे स्टेशन से जब अपना मोशन स्टार्ट करेगी, जब वो मूव करेगी, जब वो मोशन में आएगी, तो वो उसकी जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। क्योंकि वो जब स्टेशन से स्टार्ट करती है, जब वो मूव करती है, तो शुरू में तो वो छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करेगी हर एक सेकंड में, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो अपनी जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगी। यानी हर सेकंड के 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये जो उसकी जो मोशन है वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी समय तो उसके बराबर है, समय अंतराल तो सेम है, लेकिन जो स्पीड है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या होता है कि व्हेन द मोशन इंक्रीजेज विथ टाइम, जब ये इसकी जो मोशन है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। जो ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि त्वरित गति। और जब वो समय के साथ घटती जाएगी, जब उसकी मोशन व्हेन इट डिक्रीजेज विथ टाइम, समय के साथ वो घटती जाएगी, उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन, यानी कि ऋणात्मक गति। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन for non-uniform motion. Okay, now move on to the next term, speed. Speed क्या होती है कि जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग टाइम लगाते हैं अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लोली मूव करते हैं। जैसे अगर ये दो कार है, ये साइड बाय साइड मूव कर रही हैं, इनके स्टार्टिंग टाइम सेम है। पोजीशन ए पर दोनों ही 9 बजे से स्टार्ट करती हैं अपनी मोशन। ओके, लेकिन आप देखो कि ये पहले पहुंचती है, ये बाद में। तो आप देख के आसानी से पकड़ लिए कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन फास्टर है, कौन सी कार स्लोअर है। क्योंकि जो दूसरी वाली कार है वो 10:20 पे बी पोजीशन पे पहुंची और पहली वाली कार बी पोजीशन पे 11 बजे। तो इसको देख के तो आसानी से समझ गए कि ये इससे पहले पहुंची। लेकिन अगर जो है उनके जो डायरेक्शन अगर अपोजिट अगर होंगे, सपोज़ करो कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको देख करके आप नहीं बता सकते कि कौन सी गाड़ी तेज़ी से जा रही है, विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्टर, ये आप नहीं बता सकते हो। इसलिए उनके जो मोशन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को कंपेयर करने के लिए हमें कम से कम उनका पता होना चाहिए कि ये यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड क्या होती है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी की अगर हम कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, हर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे हम स्पीड हम लोग पता कर सकते हैं। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सो इफ़ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस एस इन टी टाइम पे अगर वो डिस्टेंस एस कवर करती है, सो इसको क्या बोलेंगे, स्पीड। सो स्पीड क्या होती है, डिपेंड करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड। तो स्पीड की इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की मीटर पर सेकेंड। ओके, और जब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्पीड, छोटे छोटे जो वैल्यूज होती है स्पीड की छोटी छोटी दूरी के लिए, तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हाई स्पीड से जा रही है, अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रही है, लंबी दुनिया तय करनी हो, तो उसकी स्पीड को हम कैसे मेजर करेंगे, किलोमीटर पर आवर। हमारे कारों में भी आप देखते होंगे कि स्पीडोमीटर लगे होते हैं, तो वो क्या होती है, सिर्फ उसकी स्पीड बताती है कि कितनी तेज़ी से, हाउ फास्ट दिस कार इज़ मूविंग। ये हमें पता चलता है कि वो कितनी तेज़ी से वो कार मूव कर रही है, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में वो नहीं बताती। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्या ये एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है कि इसमें जो है टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं कि उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, लेकिन वो उसको एवरेज निकालते हैं, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एक समान उसको
तय नहीं करती है अपनी दूरी को टाइम के अनुसार। वो कभी उसकी स्पीड उसकी जो है वो कभी तेज़ होती है, कभी कम होती है, कभी स्लोली वो जाएगी, कभी फास्ट मूव करेगी। इसलिए जैसे कि मान लो ये कार है, ये एक पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्योंकि रोड बिल्कुल फ्री है, फ्लैट रोड है, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, इसलिए बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बीच में रोड्स में बहुत बम्प्स हैं, तो ये ऊपर नीचे स्लो हो गई। फिर वो आगे बढ़ी, तेज़ी स्पीड बढ़ाई, फिर यहाँ पे कर्व आ गए, तो फिर ये यहाँ पे स्लो हो गई। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फिर कुछ क्राउडेड एरिया आ गए, लोग बहुत खड़े थे, तो फिर से वो बीच में वो कार क्या होगी, स्लो हो गई। फिर वो बी पॉइंट पे पहुंची, तो उसको टोटल डिस्टेंस उसको कितना था, 120 किलोमीटर, और उसने कितना टाइम लगाया ए से बी पहुंचने में, 3 घंटे लगा। तो इसका एवरेज स्पीड क्या निकलेगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मीन्स ऐसा नहीं है कि हर एक घंटे में वो जैसे हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर तो वो उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये ऐसा नहीं था बिल्कुल कि जब 3 घंटे लगे उसे ए से बी जाने में, तो वो एक समान टाइम के अनुसार वो गया, वो एक ही मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ वो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं वो स्लो हुआ, कहीं वो फास्ट हुआ, कहीं वो बहुत ही तेज़ी से आगे मूव कर रहा था, कभी बिल्कुल ही स्लो हो गया। तो इस तरह से एक समान उसकी चाल नहीं थी, यूनिफॉर्म चाल उसकी नहीं थी। इसलिए इस कंडीशन में हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, उसको जितना उसको वहाँ से वहाँ तक फिनिशिंग टाइम में पहुँचने में जितना समय लगेगा, उससे उसको हम डिवाइड करेंगे। इससे उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। जैसे ट्रेन भी है, बहुत लंबी लंबी दूरी तय करती है, बस है, वो भी बहुत लंबे लंबे दूरी तय करते हैं, तो इतने 3-4 घंटे 6 घंटे लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो आपको हर एक घंटे में कंफर्म पता चलेगा कि 1 घंटे में इतना गया, 1 घंटा में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाते हैं। वैसे लंबी लंबी दूरियाँ वाली जो गाड़ी होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाते हैं, ये जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है। इसलिए उनकी जो स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड उसकी निकाली जाती है, जो लॉन्ग ट्रिप पे जो गाड़ियाँ जाती हैं। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या हुई, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। उसकी टोटल डिस्टेंस को जितना उसे टोटल टाइम लगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकलेगी। ओके।